हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा। आज हम लोग थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। उसमें स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे हमारे ग्रे मैटर और उसके न्यूक्लिया को। देखो, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो दो कंपोनेंट से बना है, एक ग्रे मैटर और दूसरा यहाँ पे व्हाइट मैटर होता है। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, इन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए हमें पहले यहाँ पर उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो हम लोग ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे, उसको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके बोनी कैनाल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे विच इज अ वर्टेब्रल कैनाल, और इन वर्टेब्रल कैनाल के बीच में आपको मिलेगा ये आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड को जब हम लोग यहाँ पर इंटरनली या फिर उसके ट्रांसफर सेक्शन को देखते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर एक ग्रे मैटर दिखेगा विच इज अ एच शेप और बटरफ्लाई विंग शेप जिसको भी हम लोग कहते हैं। तो ये एच शेप का आपको मिलता है आपका ग्रे मैटर। और सराउंडिंग में आपको दूसरा जो स्ट्रक्चर मिलता है, फिर दूसरा कंपोनेंट जो होता है विच इज अ व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है विच इज अ व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में जब आप ट्रांसफर सेक्शन लेते हो या फिर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो अलग अलग कंपोनेंट्स में या फिर सेक्शंस में, आपको दो चीजें मिलने वाली है। एक होगा आपका व्हाइट मैटर, ठीक है, एक होगा आपका व्हाइट मैटर जो कि सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका ग्रे मैटर जो कि सेंट्रली प्लेस्ड है, ग्रे मैटर। ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला हम लोग यहाँ पर आज ग्रे मैटर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में व्हाइट मैटर में जो हमारा एक्सॉन्स का फाइबर्स आता है उसमें हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक और असेंडिंग ट्रैक को मोस्टली पढ़ते हैं, तो वो भी यहाँ पर समझेंगे एक एक करके। तो पहले आज हम लोग ग्रे मैटर में उसके न्यूक्लिया के साथ इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा जो ग्रे मैटर होता है, मतलब अब जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, तो ट्रांसफर section of spinal cord which shows that the gray matter is placed centrally and white matter on the periphery। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रली प्लेस्ड है ये आपका ग्रे मैटर है, और जो पेरिफेरल में है वो आपका व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब आपका जो ग्रे मैटर है वो कौन सी चीजों से बना है। पहला है सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है। तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट बिल्कुल आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि पहला कंपोनेंट बन जाता है आपका सेल बॉडीज या फिर आपकी जो न्यूरॉन्स की बॉडी होती है वो आपका पहला कंपोनेंट है, और दूसरा होता है एंड देयर प्रोसेसेस। ठीक है। अब प्रोसेसेस भी इसी में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। दूसरा मेन कंपोनेंट है न्यूरोग्लिया या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स एंड देयर प्रोसेसेस अलोंग विद द न्यूरोग्लिया। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग एक्सॉन्स का न्यूरॉन्स का हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये मल्टीपोलर आपका न्यूरॉन होता है। ठीक है। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है और यहाँ से कुछ एक्सॉन्स निकलेगा। ठीक है। तो ये जो एक्सॉन है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे एक अलग पार्ट मान लेते हैं, और ये जो आपका बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बॉडी या फिर इसको सोमा कहते हैं। ठीक है। एक तो सेल बॉडी या फिर इसको सोमा कहते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका, जो कि आपके न्यूरॉन्स का बॉडी या फिर सेल बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं, वो पार्ट आता है आपकी सेंट्रल ग्रे मैटर में। और जो एक्सॉन यहाँ से बनता है या फिर आपका इसका टेल का पार्ट कह लो, ठीक है, तो ये जो पार्ट आता है आपकी व्हाइट मैटर में आता है। ठीक है। तो ये समझ में आया कि आपका जो ग्रे मैटर है वो किन किन चीजों से बना। सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स अलॉन्ग विद देयर प्रोसेसेस एंड द न्यूरोग्लिया और न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है। व्हाइट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। जो हमारे एक्सोनल फाइबर्स होते हैं वो माइलिनेटेड भी हो सकते हैं और विदाउट माइलिन शीथ भी हो सकते हैं, मतलब नॉन माइलिनेटेड या फिर अनमाइलिनेटेड भी जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपके दोनों फाइबर्स आपके व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। ग्रे मैटर में आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन along with its processes and the neuroglia, and the white matter contain the myelinated and non-myelinated or unmyelinated nerve fiber which are present in the white matter। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, जो हमारा न्यूरॉन्स होता है ना, ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन्स है वो आपके जो ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं। द न्यूरॉन्स इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर मोस्टली मोटर, सेंसरी एंड इंटरन्यूरॉन सेल्स।
मतलब आपको जहाँ पे आपका ग्रे मैटर है उसमें आपको मोटार न्यूरॉन भी मिलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन भी मिलेंगे और इसमें इंटर न्यूरॉन भी मिलेंगे। देखो मोस्टली हम लोगों ने एक जो एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि आपका जो वेंट्रल वाला पार्ट है, मतलब आपके जो वेंट्रल हॉर्न है वो आपके मोटार फंक्शंस प्ले करते हैं, ठीक है, या फिर मोटार न्यूरॉन को यहाँ पर जनरेट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे डिस्टल या फिर हमारे पोस्टीरियर न्यूरॉन है या पोस्टीरियर हॉर्न है उसमें आपको मोटार न्यूरॉन ज्यादातर मिलेंगे और दोनों साइड पे आपको इंटर न्यूरॉन्स मतलब अल्टरनेटिवली मिल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मोटार न्यूरॉन मोस्टली आपके वेंट्रल पार्ट में आएंगे, सेंसरी न्यूरॉन आपके डॉर्सल पार्ट में आएंगे, इंटर न्यूरॉन दोनों जगह पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो ग्रे मैटर बना वो आपके टोटल दो हमारे यहाँ पर पोस्टीरियर हॉर्न होते हैं और दो एंटीरियर हॉर्न होते हैं और हमारे लैटरल हॉर्न भी यहाँ पर कभी कभी प्रेजेंट होते हैं, वो हमने कल लास्ट के लेक्चर में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे तीनों हॉर्न मिला के जो ग्रे मैटर बनता है उसमें आपको न्यूरॉन्स कौन से मिलने वाले, मोटार न्यूरॉन भी मिलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन भी मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको इंटर न्यूरॉन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन लेते हैं ऑफ द ग्रे मैटर विच शो द टू विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर। जब भी हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन लेंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, वो कौन से भी लेवल पे दे सकते हो आप। स्पाइनल कॉर्ड के जो हमारा सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल सेगमेंट में भी ले सकते हो, थोरैसिक सेगमेंट में ले सकते हो, लंबार लो या फिर आपका सैक्रल रीजन लो, आपको सब जगह पे ये ग्रे मैटर मिलने वाला है। उसका जो शेप बताया गया है वो कैसा है, विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई शेप या फिर इसको हम लोग एच शेप भी कहते हैं। तो डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको ग्रे मैटर कुछ इस तरह से मिले, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके पोस्टीरियर हॉर्न है और एंटीरियर हॉर्न है, ठीक है। यहाँ पर आपके लैटरल हॉर्न कभी कभी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एंटीरियर हॉर्न या फिर वेंट्रल हॉर्न होते हैं वो आपके थोड़े से ब्रॉड होते हैं एज कंपेयर टू द पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को शेप समझना है कि ये एक तो एच शेप कह लो, या फिर अगर आपको किताबी नॉलेज चाहिए या फिर आपको किताबों में देखना है तो या फिर आपको मेंशन करना है तो आप विंग्स ऑफ बटरफ्लाई शेप भी यहाँ पर लिख सकते हो। ये दोनों आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे कहीं ना कहीं किताबों में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, these are the connected to each other by a narrow strip of the gray matter which is a gray commissure। अब ये ग्रे कमिश्चर क्या होता है, देखो यहाँ पे ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ठीक है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है दोनों साइड के, और ये आपके एंटीरियर हॉर्न है, ठीक है, ये आपके एंटीरियर या फिर वेंट्रल हॉर्न कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट होता है विच इज अ स्ट्रिप लाइक पार्ट, ठीक है, ये दोनों का कनेक्शन जो होगा विच इज अ स्ट्रिप लाइक पार्ट, और इसके अंदर आपको सेंट्रल कैनाल भी मिलती है, ठीक है, यहाँ पर आपको सेंट्रल कैनाल भी मिलती है। तो ये जो दोनों विंग्स को या फिर आपके जो एच शेप वाला पार्ट होता है जिसमें ये कनेक्शन बनता है, ठीक है, अगर मान लो ये आपका एक हॉर्न है, वेंट्रल और डॉर्सल हॉर्न मान लो, ये आपका वेंट्रल और डॉर्सल हॉर्न दूसरे हाफ का, और इन दोनों के बीच में एक ग्रे मैटर की स्ट्रिप प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज ए ग्रे कमिश्चर, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखना है, ग्रे कमिश्चर क्या है, आपके दोनों विंग्स को जोड़ने वाला एक ग्रे मैटर का पार्ट है या फिर स्ट्रिप है, ठीक है, और इसी के बीच में आपको सेंट्रल कैनाल भी नजर आती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो सेंटर ऑफ इट्स ऑक्युपाइड बाय द सेंट्रल कैनाल, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। अब जो सेंट्रल कैनाल हमने देखी, ठीक है, और या फिर आपका जो ग्रे मैटर है उसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर तीन पार्ट्स में। तीन पार्ट्स कौन से हैं, और वेंट्रल और एंटीरियर ग्रे कॉलम और हॉर्न। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो एंटीरियर हॉर्न है उसे हम लोग कॉलम भी कहते हैं। तो ये भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर हॉर्न लेफ्ट और राइट में भी प्रेजेंट होगा, और सेम उसी तरह पे आपको डॉर्सल या फिर आपको पोस्टीरियर ग्रे मैटर या फिर ग्रे हॉर्न या फिर ग्रे कॉलम हम लोग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो डॉर्सल हॉर्न है या फिर दो डॉर्सल कॉलम इसको हम लोग कहते हैं, दो वेंट्रल कॉलम है या फिर दो वेंट्रल हॉर्न इसे हम लोग कहते हैं। तीसरी चीज है यहाँ पर लैटरल ग्रे कॉलम भी कभी कभी प्रेजेंट होता है। लैटरल ग्रे कॉलम या फिर लैटरल हॉर्न का मतलब क्या होता है कि ये आपका जो सेंट्रल ग्रे मैटर है इसमें आपको दो हॉर्न तो मिल रहे हैं, जैसे कि आपके डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न तो है, लेकिन कभी कभी इन दोनों के बीच में आपको सेंट्रल यहाँ पर ऐसा ट्रायंगुलर शेप प्रोजेक्शन आपको मिलता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं लैटरल हॉर्न।
और ये लैटरल हॉर्न का यहाँ पर प्लेसमेंट कहाँ पे होता है, मतलब ये आपको थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये लैटरल हॉर्न देखने को मिलेगा। ये लैटरल हॉर्न कहाँ पे मिलता है स्पेसिफिकली, अगर आप थोरेसिक फर्स्ट वर्टेब्रा से देखोगे तो आपके L3 वर्टेब्रा तक या फिर L3 सेगमेंट तक आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा कहाँ पे मिलेगा आपको S2 से S4 लेवल तक या फिर S2 टू S4 सेगमेंट तक आपको ये आपका लैटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट या फिर तीन पार्ट्स में हम लोग ग्रे मैटर को डिवाइड किए। एक होगा आपका पोस्टीरियर हॉर्न, दूसरा होगा आपका वेंट्रल या फिर एंटीरियर हॉर्न, और तीसरा होगा इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता हुआ लैटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और लैटरल हॉर्न आपको कहाँ पे मिलता है, आपके T1 वर्टेब्रा से लेके T1 स्पाइनल सेगमेंट से लेके आपके L3 स्पाइनल सेगमेंट तक और आपके S2 से S4 तक के ये आपका लैटरल हॉर्न आपको मिल जाता है। ठीक है, ये तीन हॉर्न का यहाँ पर डिवाइडेशन हो। अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि आपके एंटीरियर हॉर्न के क्या फीचर्स है, पोस्टीरियर हॉर्न के क्या फीचर्स है, और आपके लैटरल हॉर्न और ट्रायंगुलर शेप प्रोजेक्शन के क्या यहाँ पर फीचर्स होने वाले हैं। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या फिर एंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न में एक चीज समझ लेते हैं, एंटीरियर ग्रे हॉर्न कंटेन्स द सेल बॉडीज ऑफ द मोटार न्यूरॉन्स। अब ये जो आपका पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये यहाँ पे आपका जो मोटार न्यूरॉन प्रेजेंट होता है वो मोस्टली आपके डॉर्सल हॉर्न में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका वेंट्रल पार्ट ऑफ द हॉर्न है या फिर वेंट्रल हॉर्न है आपके स्पाइनल कॉर्ड का या फिर ग्रे मैटर का, वो मोस्टली आपके मोटार फंक्शंस प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो रूट निकलता है स्पाइनल नर्व का वो भी आपका वेंट्रल रूट ही निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए जो सेल बॉडीज होते हैं आपकी मोटार न्यूरॉन्स के प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो मैं आपको अल्फा और गामा नाम के यहाँ पर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अल्फा और गामा मोटार न्यूरॉन, ये दोनों न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं और ये दोनों प्रेजेंट होते हैं आपकी एंटीरियर और वेंट्रल हॉर्न में। ठीक है, एंड द सेकंड कंटेंट विद रेंशो सेल्स। ठीक है, तो ये रेंशो सेल हमारे इंटर न्यूरॉन करके काम करते हैं, तो ये सेल्स भी आपके यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंटीरियर हॉर्न में भी इंटर न्यूरॉन होते हैं और पोस्टीरियर मतलब आपके डॉर्सल हॉर्न में भी यहाँ पर इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, और रेंशो सेल ये आपके इंटर न्यूरॉन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके एंटीरियर हॉर्न में आपको दो चीजें नजर आएगी, एक तो आपके मोटार न्यूरॉन और दूसरे होंगे आपके रेंशो सेल। तो मोटार न्यूरॉन आपको कौन से मिलने वाले, अल्फा एंड बीटा, सॉरी अल्फा एंड गामा। ठीक है, अल्फा न्यूरॉन्स आर लार्ज मल्टीपोलर न्यूरॉन व्हाइल द गामा आर द स्मॉल मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो बेसिकली दोनों आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन ही है, लेकिन अल्फा का साइज थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द गामा। ठीक है, द रेंशो सेल्स इज अ टाइप ऑफ इंटर न्यूरॉन, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया आपको कि इंटर न्यूरॉन्स का ही एक हमारे रेंशो सेल एक टाइप होता है, जो कि आपको एंटीरियर मतलब वेंट्रल हॉर्न में भी मिलेगा, पोस्टीरियर आपके डॉर्सल हॉर्न में भी आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस कॉलम gives origin to the axons which forms the ventral root of the spinal nerve। अब यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है कि जो मोटार न्यूरॉन यहाँ पे थे हमारे, जो कि आपके वेंट्रल हॉर्न में है, वही से आपका एक्सोनल फाइबर्स आपके निकलेंगे, जो कि आपके वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व को यहाँ पर ओरिजिन दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेंट्रल रूट हमारे स्पाइनल नर्व का निकलता है वो कहाँ से निकलता है, आपकी एंटीरियर हॉर्न या फिर वेंट्रल हॉर्न से निकलता है। ठीक है, दिस फाइबर्स कैरी द नर्व इंपल्सेस फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। क्योंकि ये मोटार न्यूरॉन है तो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में, स्पेसिफिकली अगर बताओ तो स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में इसका सबसे ज्यादा रोल होता है। ठीक है, तो एंटीरियर हॉर्न में हमने क्या क्या पढ़ा कि एंटीरियर हॉर्न में आपको दो चीजें यहाँ पर याद रखनी है, एक तो मोटार न्यूरॉन कौन से मोटार न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज होते हैं स्पेसिफिकली, तो सेल बॉडीज कौन से न्यूरॉन्स के, एक तो अल्फा और दूसरा गामा। अल्फा एंड गामा दीज आर बोथ आर द मल्टीपोलर न्यूरॉन एंड द अल्फा न्यूरॉन इज लार्जर देन द गामा न्यूरॉन। दूसरा क्या है यहाँ पे, रेंशो सेल विच एक्ट्स एज अ interneuron which are present in the anterior along with the posterior horn of the
स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरी चीज हमने यहाँ पर पढ़ी कि जो आपके सेल्स होते हैं, आपकी जो न्यूरोनल सेल्स होते हैं आपके एंटीरियर ग्रे मैटर में, वहां से आपका जो वेंट्रल रूट निकलता है स्पाइनल नर्व का, यहाँ से ओरिजिन होता है आपके एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से जो भी हमारे स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं वो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, स्पेसिफिकली आपके स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने में यहाँ पर इसका हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स है जो आपके एंटीरियर हॉर्न में आपको ध्यान रखने हैं। पोस्टीरियर हॉर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पोस्टीरियर हॉर्न मतलब आपका ऑलमोस्ट सेंसरी हॉर्न कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पोस्टीरियर हॉर्न का स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, तो जनरली होता क्या है कि यहाँ पे ये मान लो कि आपकी पूरा स्पाइनल कॉर्ड के ये है कैनाल है। ठीक है, और आपका जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है ये ऑलमोस्ट आपके सरफेस तक पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका पूरा सरफेस तक ये टच करता है, लेकिन एंटीरियर हॉर्न आपका पूरा सरफेस तक नहीं जाता है। ठीक है, पूरा सरफेस तक नहीं आता, मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सरफेस से आपके पोस्टीरियर हॉर्न का डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम इज डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड लैटरली टुवर्ड्स द सरफेस। ठीक है, बैकवर्ड और लैटरली ये यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, दूसरी चीज ऑलमोस्ट सरफेस तक यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि आपके एंटीरियर यानी कि वेंट्रल हॉर्न आपके सरफेस तक नहीं आते हैं, वो आपके यहाँ पर सेंटर में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस कॉलम कंटेन द सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, दोनों टाइप के सेंसरी न्यूरॉन जो हमने वेंट्रल पार्ट में पढ़ा, वेंट्रल हॉर्न में पढ़ा कि आपके मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, व्हाइल द पोस्टीरियर हॉर्न व्हिच कंटेन्स द सेंसरी न्यूरॉन। कौन से सेंसरी न्यूरॉन, एक तो सोमैटिक भी है और ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूरॉन्स भी है। ठीक है, तो दोनों टाइप के स्पेसिफिकली सेंसरी न्यूरॉन आपके प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर या फिर आपके डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। Posterior horn also contain the interneurons which are the Rancho cells present in the anterior along with the posterior horn of the spinal cord. Posterior horn which receives the central processes of the pseudo-unipolar neurons from the dorsal root ganglia. ठीक है, तो dorsal root ganglia यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो स्पाइनल जो आपकी जो सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पर आते हैं उससे, और यहाँ पे जो स्पाइनल नर्व निकलती है उससे जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, उसके बाद में आपका ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया बनता है, और फिर यहाँ से आपका नर्व का ट्रंक बन जाता है। ठीक है, तो जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया है इससे दो प्रोसेसेस निकलते हैं, एक तो उसका आपका पेरिफेरल प्रोसेस होगा और ये एक सेंट्रल प्रोसेस होता है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आता है। तो यहाँ पे प्रोसेसेस में अगर देखोगे तो आपका सेंट्रल प्रोसेस आपके पोस्टीरियर हॉर्न में आता है, और वो कहाँ से आता है, आपके डॉर्सल रूट गैंग्लियन से आता है, लेकिन वो कहाँ से, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन से। ठीक है, तो ये एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। द एक्सॉन्स ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम which gives the origin to the ascending or a sensory tract of the white matter और intersegmental tract। ये सेंटेंस का मतलब क्या है मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड था, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये ग्रे मैटर है, यहाँ पे आपका ये ग्रे मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपका ये ग्रे मैटर का पार्ट जो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो पोस्टीरियर साइड से जो भी आपके सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर सेंसरी ट्रैक निकलते हैं वो आपका असेंडिंग ट्रैक बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से सेंसेशन आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं, या फिर इसको हम लोग असेंडिंग ट्रैक कहते हैं। तो असेंडिंग ट्रैक आपके सेंसरी नर्व से या फिर सेंसरी न्यूरॉन से बनते हैं। हम लोग उसको असेंडिंग ट्रैक को डिटेल में देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। तो असेंडिंग ट्रैक का यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे बताया है, आपकी डॉर्सल हॉर्न में या फिर पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर में। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है, इंटर सेगमेंटल ट्रैक भी होते हैं। इंटर सेगमेंटल ट्रैक मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेंसेशन यहाँ से, मतलब अगर आपके थोरैसिक सेगमेंट से लेके आपके सर्वाइकल सेगमेंट तक जाके ये एंड हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मान लो ये आपका थोरैसिक सेगमेंट है और थोरैसिक सेगमेंट के न्यूरॉन्स आपके सर्वाइकल सेगमेंट तक जाके यहाँ पर एंड होते हैं, और यहाँ से फिर अगेन दूसरा पार्ट बना के वो असेंडिंग ट्रैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन के साथ ये साइनैप्स करते हैं, ये साइनैप्स करते हैं और आगे फिर आपके असेंडिंग ट्रैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बनते हैं वो आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हो जाते हैं। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक सेगमेंट से लेके दूसरे सेगमेंट तक का ट्रैक जो बना वो भी आपकी डॉर्सल रूट गैंग्लियन से डॉर्सल रूट से निकलता है, आपकी वेंट्रल आपके ग्रे मैटर के।
ठीक है। तो दो ट्रैक यहाँ से निकल रहे, एक तो असेंडिंग ट्रैक विच इज द सेंसरी ट्रैक, ये डायरेक्टली भी निकल रही है, मतलब आपके डोर्सल हॉर्न से आपके डायरेक्टली असेंडिंग ट्रैक बन रही है, उसके फाइबर्स बन रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे इंटर सेगमेंटल ट्रैक भी बन रही है, मतलब एक सेगमेंट से लेकर दूसरे सेगमेंट तक का भी पार्ट यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहा है, इसे हम लोग इंटर सेगमेंटल ट्रैक कहते हैं। ये दोनों ट्रैक आपके बनेंगे आपके डोर्सल रूट से, ठीक है। अब कन्वेंशनली अगर हम लोग देखेंगे तो आपके डोर्सल हॉर्न को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कौन से तीन पार्ट? एक तो होता है एपेक्स, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है बेस, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो एज शेप का ग्रे मैटर है, ठीक है, उसमें जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट के जो डोर्सल हॉर्न है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हुआ आपका अपेक्स वाला पार्ट, ठीक है, ये हुआ आपका अपेक्स वाला पार्ट। बीच में आ जाता है आपका बॉडी, ठीक है, बीच में आ जाता है आपका ये बॉडी, और लास्ट में यहाँ पर आता है आपका बेस, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे आप तो ये आ जाता है आपका बेस, ठीक है। तो कन्वेंशनली हम लोगों ने यहाँ पर तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। पहला है अपेक्स, जो कि यहाँ पर टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट है। सेकेंड वन इज द बॉडी विच इज द मिडल पार्ट, एंड थर्ड वन इज द बेस, ठीक है। और इसका डिवाइडेशन आपको काम कब आएगा? जब आप न्यूक्लिया पढ़ोगे, ठीक है। तो हम लोग फर्दर स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग लैटरल ग्रे हॉर्न के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका कुछ ही सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, आपके स्पाइनल सेगमेंट में, जो हमने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस किया है, उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर जान लेते हैं। द लैटरल ग्रे कॉलम विच आर प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द ऑन द ईस्ट साइड, ठीक है। तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपका जो एच शेप का ग्रे मैटर है, एच शेप का जो ग्रे मैटर है, उसके जस्ट मीडियली या सॉरी लैटरली, ठीक है, यहाँ पर लैटरली इन दोनों के बीच में आपका ये लैटरल हॉर्न प्रेजेंट होता है, ठीक है। द लैटरल ग्रे कॉलम इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपका जो लैटरल हॉर्न है वो आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। दिस कॉलम एक्सटेंड फ्रॉम द T1 to L2 और L3 सेगमेंट एंड S2 to S4 स्पाइनल सेगमेंट में ये आपका लैटरल हॉर्न प्रेजेंट होता है। They contain the preganglion and autonomic motor neuron that carry the nerve impulses for the regulation of the activity of smooth muscle, cardiac muscle and glands, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका अगेन आपका ये मोटर फंक्शन प्ले कर रहा है, और उसमें आपको प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन मिलने वाला है, ठीक है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि जो आपके लैटरल हॉर्न के न्यूक्लिया है या फिर लैटरल हॉर्न के न्यूरॉन्स है, वो आपके एंटीरियर हॉर्न के थ्रू ही आपका फंक्शन प्ले करते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन भी आपका मोटर न्यूरॉन का ही फंक्शन है। और ये क्या कर रहे हैं? आपकी स्मूथ मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद में कार्डियक मसल को यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं, और आपके कुछ ग्लैंड्स भी होंगे जो आपके लैटरल हॉर्न से कंट्रोल किए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो मोटर फंक्शन होता है आपके इन तीनों स्ट्रक्चर का, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और ग्लैंड्स का, वो आपके लैटरल हॉर्न से निकलता है, लेकिन वो उसका जो रूट है वो आपके एंटीरियर हॉर्न से ही निकलते हुए जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर न्यूक्लिया कौन से प्रेजेंट होते हैं आपके एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और आपके लैटरल हॉर्न में। यहाँ पर कौन से न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। The H-shaped gray matter of the spinal cord which consists of the neurons of various size and shape, ठीक है। यहाँ पर जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपकी वेरियस साइज एंड शेप के प्रेजेंट होते हैं। These nerve cells are organized in the different groups of each group extend longitudinally for varying length within the gray matter of the spinal cord। अब इसका मतलब क्या होता है कि मान लो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, which present a pipe like structure, ठीक है। मान लो कि आपका एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, इसमें जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये जो ग्रे मैटर के न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं ना, सॉरी, वो आपके लॉन्जिट्यूडिनली प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे है? वो स्ट्रक्चर में लॉन्जिट्यूडिनली प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप इसका लेंथ देखोगे, कुछ न्यूक्लिया जो होंगे वो आपके यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ न्यूक्लिया ऑलमोस्ट पूरा स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे आपको, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे। कुछ न्यूक्लिया ऐसे होंगे जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट से तो स्टार्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर मिडल में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो तीन तरह के यहाँ पर हम लोग न्यूक्लिया देख रहे हैं। कुछ यह है कि जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के स्टार्टिंग से लेके आपके मिडल तक आ रहे हैं,
कुछ ऐसे स्पाइनल न्यूक्लिया है जो आपके अपर साइड से लेके स्टार्ट मतलब आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके C1 सेगमेंट से लेके आपके ऑलमोस्ट पूरा यहाँ पर कॉकेजियल सेगमेंट तक भी आके ये खत्म हो रहे हैं। और कुछ सेगमेंट्स या फिर कुछ लॉन्जिट्यूडिनल न्यूक्लिया ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि सिर्फ अपर साइड पे भी नहीं है, लोअर साइड पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मिडल पार्ट यहाँ पर ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और ये डिफरेंट साइज एंड शेप के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन दैट ईच नव सेल ग्रुप इज कॉल्ड अ कॉलम और अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो लॉन्जिट्यूडिनली प्रेजेंट है और ये अब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरे ऑलमोस्ट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो कि अलग अलग साइज एंड शेप के। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है जो आपके एक न्यूरॉन्स का है, ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि ये अगर ग्रुप बना तो ये ऑलमोस्ट सेम साइज के, सेम फंक्शन वाले और सेम जगह से ओरिजिन और सेम जगह पे टर्मिनेट होने वाले यहाँ पर न्यूक्लिया या फिर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर देखोगे ये जो स्पाइनल सेगमेंट स्टार्टिंग से लेके आपके एंड तक पहुंच रहे हैं, ये भी स्पाइनल सेगमेंट या फिर स्पाइनल न्यूक्लिया जो होंगे वो कैसे होंगे, सेम साइज, सेम फंक्शन और सेम जगह से ओरिजिन और सेम जगह पे टर्मिनेट होने वाले यहाँ पर न्यूक्लिया होंगे। और सेम इसी तरह इसी के रिगार्डिंग भी सेम सेंटेंस यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ऑल न्यूरॉन्स विद इन द कॉलम मतलब एक कॉलम में मिलने वाले हैव ऑलमोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजी। तो इसमें जो मॉर्फोलॉजी होती है वो ऑलमोस्ट कॉमन होती है। इसमें जो भी सेगमेंट या फिर जो भी एक न्यूक्लियस में बाकी के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे ऑलमोस्ट सेम मॉर्फोलॉजी के होंगे। They give origin to the axons to form a track which have a common termination and the same function। तो यहाँ से जो भी हमारी ट्रैक्स निकलेंगी, असेंडिंग होगी, डिसेंडिंग होगी, तो दोनों ट्रैक्स को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सेम जगह पे ओरिजिन और सेम जगह पे टर्मिनेट करते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर ग्रे मैटर के न्यूक्लिया के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। अब एक एक करके हमारे वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न और लैटरल हॉर्न में कौन से न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला हम लोग यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न के या फिर एंटीरियर ग्रे कॉलम के आपके न्यूक्लिया डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है, द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द एंटीरियर ग्रे मैटर और ग्रे हॉर्न आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, ऑल द न्यूरॉन्स, ऑल द नर्व सेल्स ग्रुप्ड इन द हॉर्न आर द मोटर न्यूक्लिया। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पूरे मोटर न्यूक्लिया आपको मिलने वाले हैं। दिस आर अरेंज्ड इन द 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में आपको अरेंज मिलेंगे। पहला ग्रुप होगा आपका मीडियल साइड पे, दूसरा होगा लैटरल साइड पे और तीसरा होगा सेंट्रल साइड पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपने यहाँ पर ये देखा कि आपका जो ग्रे मैटर है, ठीक है, ये आपका ग्रे मैटर है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका वेंट्रल हॉर्न है, ठीक है, ये आपका वेंट्रल हॉर्न है या फिर वेंट्रल कॉलम है। इसमें आपको 3 तरह के न्यूक्लिया दिखेंगे। ठीक है, 3 तरह के कौन से, एक होगा आपका मीडियल, यहाँ पर ये मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया होंगे। ठीक है, दूसरे होंगे सेंट्रल। ठीक है, दूसरे होंगे आपके सेंट्रल न्यूक्लिया या फिर सेंट्रल कॉलम। ठीक है, और तीसरे होंगे आपके यहाँ पर लैटरल। ठीक है, तो 3 तरह के न्यूक्लिया आपके एंटीरियर हॉर्न में प्रेजेंट है। कौन से, मीडियल, सेंट्रल और लैटरल। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि मीडियल ग्रुप ऑफ द न्यूक्लिया क्या है, उसमें कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया में हम लोग पढ़ते थे दिस ग्रुप इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप है या फिर मीडियल ग्रुप के जो न्यूक्लिया प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरे आपके स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लेंथ में, मतलब पूरे स्पाइनल कॉर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। एंड इट इज सब डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप्स which is the ventromedial and dorsomedial। तो वेंट्रोमीडियल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे अगर सामने से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एंटीरियर साइड पे आपका वेंट्रोमीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट हो गए और डॉर्सोमीडियल यहाँ पर पीछे में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो 2 ग्रुप है आपकी मीडियल एंटीरियर हॉर्न में। ठीक है, मीडियल एंटीरियर हॉर्न में 2 ग्रुप है, कौन से, वेंट्रोमीडियल और डॉर्सोमीडियल। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इसके बारे में, दिस ग्रुप सप्लाई द एक्सियल मसल्स ऑफ द नेक एंड ट्रंक।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपके मीडियल ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियस का, जो कि आपके एंटीरियर हॉर्न में प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या, एक्सियल मसल्स ऑफ द नेक एंड ट्रंक। मतलब क्या हुआ कि जो आपके नेक की सेंट्रल वाली मसल, मतलब नेक तो ऑलमोस्ट सेंटर में ही प्रेजेंट है, तो जो एक्सियल मसल्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक जगह पे डिस्कस किया है, जो कि हम लोग जब ब्रेनस्टेम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें आपका जो एक्सियल वाला पार्ट होता है ना, तो आपका ये सेंट्रल वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो सेंट्रल वाली नेक की मसल्स होंगी और आपकी जो ट्रंक की मसल होंगी पूरी, तो वो ट्रंक के और आपके नेक के मसल आपके मीडियल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस से यहाँ पर कंट्रोल होती है, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल ग्रुप के बारे में कि सेंट्रल ग्रुप का यहाँ पर कैसे डिवाइडेशन करते हैं हम लोग। सेंट्रल ग्रुप, दिस ग्रुप इज प्रेजेंट इन द सर्वाइकल एंड लंबोसैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ओनली। मतलब आपका जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया है, ठीक है, सेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया है, आपको दो जगह पे मिलेगा। पहला होगा आपका सर्वाइकल और दूसरा होगा लंबोसैक्रल सेगमेंट, ठीक है। दो जो एनलार्जमेंट हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, तो एनलार्जमेंट में हमने दो जगह पे देखा था, एक तो सर्वाइकल में एनलार्जमेंट प्रेजेंट है और दूसरा होता है आपका यहाँ पे लंबोसैक्रल में। तो दोनों जगह पे यहाँ पर सेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया भी आपको देखने को मिलेंगे एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 3 न्यूक्लिया, और 3 न्यूक्लिया यहाँ पर सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं। कौन से हैं? पहला है फ्रेनिक न्यूक्लिया, ठीक है, पहला है फ्रेनिक न्यूक्लिया, दूसरा है आपका स्पाइनल एक्सेसरी और तीसरा है लंबोसैक्रल न्यूक्लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेंट्रल पार्ट है या फिर सेंट्रल न्यूक्लिया ऑफ द एंटीरियर हॉर्न है, उसमें आपको 3 न्यूक्लिया दिखेंगे। पहला फ्रेनिक न्यूक्लिया, दूसरा स्पाइनल एक्सेसरी और तीसरा लंबोसैक्रल न्यूक्लिया। तो फ्रेनिक न्यूक्लिया क्या है? द फ्रेनिक न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द C3 to C5 रीजन और अ सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इट इनर्वेट्स द डायफ्राम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फ्रेनिक न्यूक्लिया सेंट्रल पार्ट आपके दो पार्ट्स में यहाँ पर दिखाई देगा आपको, एक तो सर्वाइकल और लंबोसैक्रल, बराबर, लंबोसैक्रल। अब इसमें भी और डिवाइडेशन क्या आता है कि इसमें 3 न्यूक्लिया आपको दिख रहे हैं। एक तो फ्रेनिक होगा, तो फ्रेनिक से हम लोग डायफ्राम को याद रखते हैं, स्पाइनल एक्सेसरी और लंबोसैक्रल है, ठीक है। तो जो फ्रेनिक न्यूक्लिया है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके C3 से C5 लेवल तक, ठीक है, C3 लेवल से C5 लेवल तक आपका फ्रेनिक सेगमेंट प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहा है? आपके डायफ्राम को इनर्वेट कर रहा है। दूसरा न्यूक्लिया आता है इसका स्पाइनल एक्सेसरी। द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व न्यूक्लिया इज सिचुएटेड बिटवीन द C1 एंड C5, ठीक है। तो C1 से लेके C5 तक आपका स्पाइनल एक्सेसरी, ये आपका न्यूक्लिया प्रेजेंट होता है। और ये क्या है? इट सप्लाइज द ट्रापेजियस एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। तो यहाँ पे आपका जो स्पाइनल एक्सेसरी वो कौन से मसल को सप्लाई कर रहा है? एक तो आपके ट्रापेजियस को और दूसरा होता है आपका स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड को, ठीक है। लंबोसैक्रल न्यूक्लिया क्या है? द लंबोसैक्रल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बिटवीन द L2 एंड S2 S3 सेगमेंट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपका? लंबोसैक्रल लंबार सेकंड सेगमेंट से आपके S2 S3 तक के सेगमेंट तक ये प्रेजेंट है एंड द सप्लाइज विच अननोन मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। तो लंबोसैक्रल के अननोन मसल्स को, मतलब जो मसल्स का यहाँ पर सेगमेंट नाम नहीं दिया है, कुछ ऐसे ही लोअर लिम्ब के मसल्स को ये सप्लाई करेगा आपकी लंबोसैक्रल सेगमेंट से, ठीक है। तो बेसिकली हमने सेंट्रल ग्रुप में 3 न्यूक्लिया यहाँ पर ध्यान रखने हैं। फ्रेनिक न्यूक्लिया है, यहाँ पर दूसरा होता है स्पाइनल एक्सेसरी और तीसरा है आपका लंबोसैक्रल न्यूक्लिया। फ्रेनिक न्यूक्लिया आपको कहाँ पे मिलेगा? आपके C3 से C5 लेवल तक, और ये क्या कर रहा है? आपके डायफ्राम को सप्लाई कर रहा है। दूसरा है स्पाइनल एक्सेसरी। स्पाइनल एक्सेसरी कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? आपके C1 to C5 लेवल तक, और ये किसको सप्लाई कर रहा है? आपके ट्रापेजियस और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड को, ठीक है। तीसरा सेगमेंट या फिर तीसरा सेंट्रल न्यूक्लियस कौन सा होता है? आपका लंबोसैक्रल न्यूक्लियस, जो कि आपके लंबार सेकंड सेगमेंट से लेके आपके S2 या फिर S3 तक आपको ये मिलता है, और इसका जो यहाँ पे सप्लाई होता है वो अननोन मसल्स को होता है, ऑलमोस्ट आपकी लोअर लिम्ब के मसल्स को, ठीक है। तो ये सेंट्रल 3 न्यूक्लिया आपको मिलेंगे। अब देखते हैं लैटरल न्यूक्लियस कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो लैटरल ग्रुप में अगर आप देखोगे तो इसमें this group is present only in the cervical and the lumbar enlargement of the cord and it supplies the muscles of the upper and lower limbs, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी है जो आपका सेंट्रल न्यूक्लियस था, ठीक है। सेंट्रल न्यूक्लियस का आपका स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 न्यूक्लिया प्रेजेंट थे, और वो भी आपके सर्वाइकल और लंबर में यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे लैटरल ग्रुप भी ऑलमोस्ट सेम जगह पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे? सर्वाइकल और लंबार एनलार्जमेंट में ये भी प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? आपकी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के मसल्स को सप्लाई करता है।
एंड इट्स सब डिवाइडेड इनटू द 3 न्यूक्लियर। लैटरल ग्रुप में भी और 3 न्यूक्लियर यहाँ पर प्रेजेंट है। कौन सा? पहला है वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियर, दूसरा है डॉर्सोलैटरल न्यूक्लियर और तीसरा है रेट्रोडॉर्सोलैटरल न्यूक्लियर। ठीक है, तो पहले हम लोग वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियर के बारे में देखते हैं। तो इन द सर्वाइकल एनलार्जमेंट विच सप्लाई द शोल्डर एंड आर्म्स मसल व्हाइल इन द लंबार एनलार्जमेंट इट सप्लाइज द हिप एंड थाई मसल। तो जो वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, अगर सर्वाइकल एनलार्जमेंट में देखेंगे तो आपका ये शोल्डर को सप्लाई कर रहा है एंड आर्म्स के मसल्स को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, शोल्डर और आर्म्स के मसल को सर्वाइकल सेगमेंट में ये सप्लाई कर रहा है। और अगर आप लंबार एनलार्जमेंट में इसका पार्ट देखोगे तो ये किसको सप्लाई कर रहा है? आपके हिप और थाई के मसल को यहाँ पर वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियर सप्लाई करता है। ठीक है, डॉर्सोलैटरल न्यूक्लियर क्या है? डॉर्सोलैटरल न्यूक्लियर विच सप्लाई द फोरआर्म मसल इन द सर्वाइकल सेगमेंट। ठीक है, तो जो डॉर्सोलैटरल है वो आपके सर्वाइकल सेगमेंट में जब आता है तो वो आपके फोरआर्म के मसल को यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। एंड जब लंबार एनलार्जमेंट अगर देखोगे तो वो आपके लेग के मसल को यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, रेट्रोडॉर्सोलैटरल न्यूक्लियर के बारे में क्या है? इट सप्लाइज द हैंड एंड फुट मसल इन द सर्वाइकल एंड लंबार एनलार्जमेंट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि अगर हम लोग अपर साइड पे मतलब आपके सर्वाइकल एनलार्जमेंट में देखेंगे तो आपके ये हैंड के मसल्स को ये यहाँ पर सप्लाई करेगा, और अगर आपके लंबार एनलार्जमेंट में देखोगे तो आपके ये फुट के मसल्स को यहाँ पर सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के न्यूक्लियर आपको लैटरल ग्रुप में भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपका बचता है लैटरल ग्रे मैटर। ठीक है, तो लैटरल ग्रे मैटर में आपको कौन से न्यूक्लियर मिलने वाले हैं वो देखते हैं। द लैटरल ग्रे कॉलम और द इंटरमीडिएट न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स विच आर द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक आल्सो। ठीक है, तो दोनों तरह के ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक तो सिंपैथेटिक हो सकते हो या फिर वो पैरासिम्पैथेटिक भी हो सकते हैं। लैटरल ग्रे कॉलम सेल्स फॉर्म, मतलब आपका जो लैटरल ग्रे कॉलम है वो कौन से न्यूक्लियस से बना है? वो बनता है आपका इंटरमीडियो लैटरल न्यूक्लियस। अब ये कौन सा है? द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द लैटरल ग्रे कॉलम बिटवीन द T1 एंड द L2, मतलब आपके थोरैसिक फर्स्ट सेगमेंट से लेके आपके लंबार सेकंड सेगमेंट तक, एंड गिव ओरिजिन टू द प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक मोटर फाइबर, और आपका इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा को लंबार आउटफ्लो भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडियो लैटरल न्यूक्लियस में क्या ध्यान में रखना है कि ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? आपके थोरैसिक फर्स्ट सेगमेंट से L2 मतलब आपके लंबार सेकंड वर्टेब्रा तक या फिर आपके सेगमेंट तक ये यहाँ पर ओरिजिन हो रहा है। और इसको ये सप्लाई अगर देखोगे तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक मोटर फाइबर्स को यहाँ पर ये ओरिजिन दे रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? थोरैको लंबार आउटफ्लो भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो न्यूक्लियस होता है इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस, the nuclei which present in the S2 to S4 segment and which gives the origin to axon of the preganglionic parasympathetic motor fibers। ठीक है, तो जो आपका इंटरमीडियो लैटरल न्यूक्लियस था वो प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक मोटर फाइबर्स को यहाँ पर ओरिजिन दे रहा है। हालांकि आपका इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस जो है आपके प्रीगैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक मोटर फाइबर को ये ओरिजिन दे रहा है। ठीक है, न्यूरॉन्स ऑफ द बोथ द ग्रुप आर स्मॉलर देन द न्यूरॉन्स ऑफ द एंटीरियर हॉर्न। मतलब क्या हुआ कि आपके जो एंटीरियर हॉर्न के न्यूक्लियस है वो आपके लैटरल हॉर्न के न्यूक्लियस से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। इसका मतलब इसमें स्मॉल साइज के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द एक्सन्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स पास इन द वेंट्रल स्पाइनल नर्व रूट। मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली आपका जो वेंट्रल रूट होता है वो कहाँ से निकल रहा है? आपके एंटीरियर हॉर्न से निकल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्सॉन्स होते हैं हमारे लैटरल हॉर्न में वो भी अल्टीमेटली आपके वेंट्रल हॉर्न से भी निकलने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं पोस्टीरियर हॉर्न के न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूक्लियर ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न में क्या क्या है? दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द सेंसरी नर्व सेल्स। ठीक है, इसमें सेंसरी नर्व सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे बराबर। दिस ग्रुप आर अरेंज्ड इन द डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन। ठीक है, कौन से डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसमें 5 टाइप के आपको न्यूक्लियस दिखेंगे। ठीक है, पहला होगा मार्जिनल न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक एपेक्स, दूसरा बॉडी और तीसरा यहाँ पे हमारा बेस था। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पर न्यूक्लियस डिस्कस कर लेते हैं। मार्जिनल न्यूक्लियस पहला होता है, दूसरा होता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, तीसरा होता है न्यूक्लियस प्रोप्रियोसस और चौथा होता है आपका डॉर्सल न्यूक्लियस जिसे कि हम लोग क्लार्क्स कॉलम भी कहते हैं, और फिफ्थ होता है आपका विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं आपके डॉर्सल या फिर आपके पोस्टीरियर हॉर्न के न्यूक्लियस को। वो कौन से पहला है आपका मार्जिनल न्यूक्लियस। ठीक है, तो मार्जिनल न्यूक्लियस क्या है? इट इज अ थिन लेयर ऑफ द स्मॉल न्यूरॉन्स व्हिच सिचुएटेड
डॉर्सल टू द सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा एट द अपेक्स ऑफ द डॉर्सल ग्रे कॉलम इन द एंटायर लेंथ। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो अपेक्स का टिप है या फिर अल्टीमेटली जो आपका लैटरल पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका मार्जिनल न्यूक्लियस, और इसके बाद में आता है आपका सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डॉर्सली प्रेजेंट होता है आपके सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा के। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट वो आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ में आपको मिलने वाला है आपका मार्जिनल न्यूक्लियस। प्रोबेबली द एक्सॉन्स फ्रॉम द इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे जो एक्सॉन्स बनते हैं आपकी मार्जिनल न्यूक्लियस से वो आपकी इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। इसका पूरा नाम अगर आप देखोगे तो सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा रोलैंडो है। ठीक है, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ द रोलैंडो, ये इसका पूरा नाम होता है। सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा सेल्स आर प्रेजेंट नियर द अपेक्स ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, मतलब आपके जो अपेक्स है, ठीक है, अपेक्स के जस्ट नियर आपको सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा मिलेगा, और अपेक्स से टिप पे आपको मार्जिनल न्यूक्लियस देखा था, यहाँ पे इसके बाद में आपको ये आपका सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा मिलेगा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल साइज न्यूरॉन, यानी कि आपके इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, विच फॉर्म्स द सिनेप्टिक कॉन्टैक्ट विद द फाइबर्स विच कैरिंग द सेंसरी इंपल्सेस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर। मतलब जो आपका सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा है, इसके जो स्मॉल साइज के न्यूरॉन्स या फिर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिनेप्टिक कॉन्टैक्ट बनाते हैं। ठीक है, और कौन से सिनेप्टिक कॉन्टैक्ट, जो आपके सेंसरी इंपल्सेस लाने वाले फाइबर्स है जो कि पेन और टेम्परेचर को यहाँ पर कैरी कर रहे हैं, उसके साथ ये सिनेप्टिक फाइबर्स कांटेक्ट करते हैं या फिर यहाँ पे इसका सिनेप्स बनाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे क्या है जो आपके सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा के बारे में, द न्यूरॉन्स ऑफ द सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडिफाइंग सेंसरी इंपल्सेस। मतलब जितने भी आपके सेंसरी इंपल्सेस है उसको मॉडिफाई करने का भी काम आपके सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा ये न्यूक्लियस होता है। सम फाइबर्स ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट टेक ओरिजिन फ्रॉम द सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा। मतलब क्या हुआ कि जो आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, अब ये जो वर्ड है ना इसको अच्छे से समझ लो, स्पाइनो मीन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिन हो रही और आपके थैलेमस तक जा रही है, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होती है वो आपकी ओरिजिन ले रही कहाँ से, आपके सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा से। तो कोई फाइबर्स ऐसे होंगे जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे और आपके थैलेमस तक कोई यहाँ पर असेंडिंग ट्रैक बनाएंगे, तो वो होगा आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और ये आपके सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा से ओरिजिन कर रहा है। ठीक है, substantia gelatinosa is continue above in the medulla of the lower pons, medulla and the lower pons with the न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग यहाँ पे अपर साइड पे, मतलब आपके जो ब्रेनस्टेम वाला पार्ट होता है, ब्रेनस्टेम वाले पार्ट में जब आप यहाँ पे आपका मेडुला और पॉन्स पढ़ते हो तो उसमें आपकी ट्राइजेमिनल नर्व का एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस कहते हैं। वो आपका सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा का ही कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा का कंटिन्यूएशन आपको आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा और आपके पॉन्स में भी ये मिलने वाला है। ठीक है, अब तीसरा जो न्यूक्लियस होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस प्रोप्रियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्रोप्रियस क्या है, इट इज अ मैग्नोसेल्युलर, मतलब ये लार्ज होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, एंड इज अ लार्ज न्यूक्लियस ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे मैटर। ठीक है, तो पोस्टीरियर ग्रे मैटर में यहाँ पर अगर आप देखोगे विच इज अ लार्ज न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस प्रोप्रियस होता है। ठीक है, दिस न्यूक्लियस एक्सटेंड थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी आपको पूरे स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन whose axons constitutes the ascending track in the white matter, that is the anterior and lateral spinothalamic tracts and the anterior spinocerebellar tract। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ से जितने भी व्हाइट मैटर के फाइबर्स निकल रहे हैं जो कि आपके सेकेंड न्यूरॉन्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड न्यूरॉन्स जो होते हैं ना आपकी न्यूक्लियस प्रोप्रियस से होते हैं। ठीक है, और वो जो कौन सी ट्रैक्ट है, एक तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होती है और आपकी स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट होती है, इनमें सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं आपके न्यूक्लियस प्रोप्रियस से आते हैं। ठीक है, चौथा जो न्यूक्लियस होता है आपका डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द क्लार्क। ठीक है, या फिर इसको क्लार्क कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द C8 to L3 ऑफ द L3 एंड L4 ऑफ द स्पाइनल सेगमेंट। इसका मतलब है कि जो डॉर्सल न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं आपके C8 से स्टार्ट होकर आपके L3 L4 तक ही मिलेंगे। जो हमने 3 न्यूक्लियर अभी तक देखे वो पूरे आपके ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ में प्रेजेंट थे, लेकिन C8 से लेके L4 तक आपका ये डॉर्सल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे मैटर। यहाँ पर अगर देखोगे ये पूरे आपकी बेस पे प्रेजेंट होता है,
It consists of the neurons which receives the proprioceptive impulses from the neuromuscular spindles and the tendons and the organs, tendons and organs। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस होते हैं ना, सेम यहाँ पर आपके डोर्सल न्यूक्लियस में यहाँ पर ओरिजिन या फिर इसमें रिसीव होते हैं। ठीक है, तो प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस के लिए आपको याद रखना है आपका क्लार्क कॉलम। The axons of this nucleus form a dorsal spinocerebellar tract of the same side। मतलब क्या हुआ कि जो axons होते हैं ये आपके efferent axons हैं और ये क्या कर रहे हैं आपकी it forms the dorsal यानी कि posterior spinocerebellar tract of the same side। मतलब अगर यहाँ से राइट साइड से देखोगे या फिर लेफ्ट साइड से देखोगे, अगर यहाँ से कोई ट्रैक निकल रही है जो कि आपके स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट है, वो आपकी यहाँ पर एक्सॉन से या फिर आपके जो एक्सॉन्स निकल रहे हैं आपकी क्लार्क कॉलम से निकल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या, अब इसके बाद में जो फिफ्थ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विच इज अ विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस है ये? विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। The visceral afferent nucleus is situated ventral to the dorsal nucleus at the base of the dorsal gray column lateral to the central canal। मतलब जो आपका सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपके, एक सेकेंड, यहाँ पे आपकी सेंट्रल कैनाल होती है। ठीक है, और जो डॉर्सल न्यूक्लियस है वो आपके बेस पे प्रेजेंट है। तो इसके जस्ट यहाँ पर मतलब डॉर्सल जो कैनाल सॉरी सेंट्रल कैनाल है उसके लैटरली यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट होता है विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, इसका फंक्शन ये ऑलमोस्ट ये आपकी पूरी इंटर स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। इट एक्सटेंड थ्रू आउट द इंटर स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब है कि जो डॉर्सल न्यूक्लिया ऑफ द क्लार्क है वही सिर्फ अपना यहाँ पर C8 से लेके L4 तक प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट पूरे न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपकी पूरे थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। प्रोबेबली इट रिसीव द सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द विसरा। इसका फंक्शन आप यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, मतलब नोन नहीं है ज्यादातर, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, रिसीव द सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द विसरा। मतलब आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन से ये सेंसरी इंपल्सेस कलेक्ट करने का काम आपका यहाँ पर विसरल एफरेंट न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो ये 5 न्यूक्लियस जो है आपको याद रखने आपकी डॉर्सल हॉर्न में। ठीक है, डॉर्सल हॉर्न के ये 5 न्यूक्लियस आपको याद रखने। तो ये ऑलमोस्ट पूरा आपका ग्रे मैटर का यहाँ पर डिस्कशन हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक और असेंडिंग ट्रैक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट पूरा एक बार फिर से रिवाइज कर लेने का, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट भी है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियस के ऊपर भी, एक शॉर्ट नोट्स आपको आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।